तो हाँ मेरे जिगर के चलो क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी, जिसमें कि क्या है, जीव जनन कैसे है। चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि मेल फीमेल और जो पशु पक्षी जानवर फूल पौधे या कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो जनन कैसे करते हैं, कितने प्रकार होते हैं जनन के और कैसे करते हैं। और हम लोग ये सीखेंगे कि जो गर्भ धारण करते हैं तो उसको कैसे रोकेंगे, यानी ये कहें कि गर्भवती होने से कैसे रोकेंगे, या गर्भवती कितने से कितने टाइम में हो सकती है, कितने टाइम में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या है, जनन। जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं, या यूं कहें कि जनन वह क्रिया है जो सजीव यानी कि जो जीव जीव होते हैं वो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और ये दूसरा क्या है, दूसरा है कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं, यानी कि जो डीएनए जो अपने क्या होते हैं, सीमन सीमन और चलो एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो सीमन और क्या होता है शुक्राणु या स्पर्म जो होता है उसमें क्या फर्क होता है, ये दोनों एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं, ये भी हम लोग समझेंगे। तो आगे समझेंगे, अभी यही देखते हैं। तो जो शुक्राणु होता है या स्पर्म होता है, तो उसमें जो कोशिका या सेल होती है जो, तो उसमें क्या होता है, अनुवांशिक गुण होते हैं, मतलब जनन करने की उसमें क्षमता पाई जाती है। क्लियर बच्चों, अब आगे देखते हैं। जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन ये है, अलैंगिक जनन ये है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं लैंगिक जनन पहले। ये लैंगिक जनन है, कौन सा है, लैंगिक जनन। ठीक है, क्या कह रहा है, दो एकल जीव, नर यानी कि पुरुष, और एक एक मादा यानी कि ये क्या करते हैं, जब ये फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं, यानी कि जब रतिया में ये लोग सेक्स करेंगे, संभोग करेंगे, तो क्या होगा, किसी भी बच्चे का जन्म होगा, किसी इन्हीं के जैसे किसी बच्चे का जन्म होगा। इसको कहते हैं लैंगिक जनन। और इसकी तुलना हम लोग इससे कर लेते हैं, शेर से, इसकी मादा से। तो क्या होगा, जब ये जो शेर और सॉरी जो शेर और शेरनी है, ये भी लोग जब संभोग करेंगे, तो क्या होगा, इनकी ही जैसी प्रजाति का उत्पन्न होगा, यानी कि शेर का बच्चा शेर होगा और इंसान का बच्चा जो होता है वो इंसान होगा। ठीक है, तो जो जंतु अपने ही समान वाले मादा जंतु से संभोग करेंगे, तो उसी प्रकार का जो बच्चा होगा वो पैदा होगा। ठीक है बच्चों, और क्या है, और लिखा है नए जीव। नया जीव आनुवंशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं होता, यानी कि जो शकल हाथ पैर नाक कान होते हैं वो क्या होते हैं, पैतृक यानी कि पूर्वजों की तरह होते हैं, लेकिन क्या नहीं होता, समरूपी नहीं होता है। समरूपी नहीं होता, समरूपी मतलब कि एक ही जैसा सेम टू सेम दिखना, डिट्टो सेम, वो नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं किसमें, अलैंगिक जनन में। ये अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन। इसमें क्या है, एकल नए जीव उत्पन्न करता है, युग्म का निर्माण नहीं होता है। और ये क्या होता है, नया जीव जो होता है पैतृक जीव के समान या समरूप होता है, यानी कि जैसा ये है उसी प्रकार से दूसरा जो जीव उत्पन्न होगा वो भी वैसा ही होगा, डिट्टो सेम टू सेम। या इस प्रकार से देख लीजिए कि इसमें अलैंगिक जनन में क्या होता है, एकल जीव नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि हाइड्रा हो गया, क्या हो गया, हाइड्रा, हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। तो ये सब क्या अलैंगिक जनन करते हैं। हाइड्रम क्या हो रहा है, ये मुकुलन हो रहा है। इसको हम लोग आगे और डिटेल में समझेंगे, तो ये होता है अलैंगिक जनन। अब ये अलैंगिक जनन तो हो गया, लेकिन अब ये कितने प्रकार का होता है वो भी देखते हैं हम लोग।
अलैंगिक जनन जो होता है, 1 2 3 4 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से? विखंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासन। तो अब हम लोग देखते हैं विखंडन, अलैंगिक प्रजनन का विखंडन। विखंडन में क्या होता है? इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अब इसमें भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? द्विखंडन और बहुखंडन। तो बच्चों, मैंने स्टार्ट में ही आपसे कहा था कि इस प्रकार से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा और आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, तो वीडियो को पूरा पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक हम लोग बहुत सी चीजें नई सीखने वाले हैं जो आप तक आज तक आपने कभी पढ़ी नहीं होगी, सीरियसली गाइस। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं द्विखंडन। द्विखंडन में क्या होता है बच्चों? जीव 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। उदाहरण के लिए अमीबा, लेशमानिया। अमीबा क्या है बच्चों? ये है, ये एक कोशिका है। एक कोशिका, ये एक जीव है। ये धीरे धीरे बड़ा हुआ, इसमें क्या हुआ? जो केंद्रक है, इसका केंद्रक, वो क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। देखो, इसमें केंद्रक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा केंद्रक है, डार्क ब्लैक सर्कल है जो, ये केंद्रक है। इसमें क्या 2 केंद्रक हो गए। इसके बाद बच्चों क्या हुआ? ये केंद्रक 2 हो गए तो 2 बॉडी उसने बना ली, लेकिन अभी जुड़ा है। वो आगे जाके ये क्या होगा? टूट जाएगा। लेकिन क्या है? अलग अलग हो जाएगा, मतलब विखंडित हो जाएगा। विखंडित हो जाएगा, लेकिन ये क्या है? अपने ही जैसा जीव उत्पन्न कर रहा है, सेम टू सेम उत्पन्न कर रहा है। उसी प्रकार से ये भी है। तो ये क्या अपने, अब ये है, इसको हम लोग 3 भागों में काट दिया, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में या 10 भागों में इसको हम लोगों ने अगर काट दिया, तो ये क्या होगा? उतने भागों में, ये फिर से उतने ही भागों, जितने भागों में काटोगे आपने, अगर 10 प्रकार से काटा तो इसमें 10 नए जीव उत्पन्न हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10। अगर 15 में काटा तो 15, 2 में काटा तो 2 प्रकार, 2 तरह के जीव उत्पन्न हो जाएंगे, यानी कि 2, जितनी बार काटोगे उतने नए जीव उत्पन्न होते रहेंगे इसमें। ठीक है ना बच्चों? ये आपको समझ में आ गया होगा। द्विखंडन, द्विखंडन हो गया। अब क्या है? बहुखंडन। बहुखंडन में क्या होता है बच्चों? जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। उदाहरण के लिए प्लेज्मोडियम। प्लेज्मोडियम में आपको ये दिख रहा होगा कि बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ये बहुत सारी है ना। ये बच्चों है एक कोश की जीव, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारी कोशिकाओं में बटा हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे बहुखंडन। ठीक है ना बच्चों? अब हम लोग देखते हैं क्या, पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। इसमें क्या होता है बच्चों? इस प्रकार, सॉरी, इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा था, प्लेरिनियम या प्लेरिनिया और हाइड्रा। क्या होता है? जैसे हाइड्रा है, पोखरों तालाबों में पाया जाता है। अगर वो किसी झाड़ी से फंस गया और वो टूट गया, तो वो उतने ही, जितने भागों में टूटेगा उतने नए जीव उत्पन्न हो जाएंगे, उतने भागों में वो बट जाएगा। तो आपने ये सीखा कि पुनर्जनन क्या होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। यह मुकुलन पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है। यानी मुकुलन या वध द्वारा नए जीव का बनना मुकुलन कहलाता है। जैसे कि ये छोटा सा जो देख रहे हैं, ये उत्पन्न हो रहा है उभार। इसके बाद ये छोटा, इसके बाद ये बड़ा हुआ और बड़ा होगा। इसके बाद क्या कह रहा है? अलग हो जाता है जनक से, यानी कि ये जनक है, इससे ये अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद नए जीव का निर्माण होगा। तो आपने ये देखा कि मुकुलन क्या होता है। किसी भी शरीर के भाग से नया जो उभार आता है, उससे नया जीव, जो जीव बनता है, उसको क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है।
बीजाणु धानी ये होती है, ये जो गोल दिखाई दे रही हैं, जिनमें बीजाणु होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, बीज भरे होते हैं। ये गोल होते हैं तथा इनकी भित्त जो होती है, यानी कि लेयर, वो मजबूत होती है, उससे ये रक्षित रहते हैं, यानी कि सुरक्षित रहते हैं बाहरी मौसम से, वातावरण से। जब इनके हिसाब की परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति, यानी कि जब इनके हिसाब का मौसम आता है, तो इनके जो बीज होते हैं वो बढ़ने लगते हैं और संख्या बीजों की बढ़ने लगती है। इसके बाद जब ये फूटते हैं, तो हवा के द्वारा या जानवरों के द्वारा या पक्षियों के द्वारा ये दूसरी जगह तक जाते हैं, और जब इनका मौसम आता है तो वहाँ पे ये पौधे के रूप में उगते हैं। जब आपने देखा होगा बचपन में, जो कौवा होता है जिसको हम लोग बूढ़ी दादी बुलाते थे, सफेद सफेद होते थे ना, रुई जैसे, वो भी ऐसे ही होते हैं, हवा के द्वारा जाते हैं एक दूसरी जगह, एक से दूसरी जगह, और वहाँ पे जाके जब इनको अनुकूल मौसम मिलता है, तब ये जाके क्या करते हैं, पौधे का निर्माण करते हैं, पौधे के रूप में उगते हैं। तो आपने ये भी सीख लिया। अब आगे देखते हैं। ये है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, ये समझिए आप। कुछ पौधे में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग, जैसे कि जड़, तना, तना क्या होगा, ये हो गया, पत्तियों से, पत्ती जैसे कि ये, इससे होता है ना। कुछ पौधों में तना, पत्ती आदि से होता है, इसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी कायिक प्रवर्धन की क्या परिभाषा। ठीक है। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, ये क्या है, स्वीट पोटैटो, क्या है, स्वीट पोटैटो, यानी कि शकरकंद जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है, इसका फल के द्वारा ये दूसरे फल का निर्माण होता है। जब इसको जमीन के अंदर आलू की तरह बोते हैं ना, तो उसी प्रकार से होता है। और इसका तने के द्वारा होता है। डहलिया का फूल होता है जो, ये सूरजमुखी का है, डहलिया भी इसी प्रकार का होता है, उसका क्या होता है, तने के द्वारा निर्माण होता है। कैसे, अब इसकी देखते हैं प्राकृतिक विधियां कैसे होता है। वही जो हम अभी पीछे आपको बता रहे थे, डहलिया जो होती है और शकरकंद होती है, ये शकरकंद है ना, ये ये देख लीजिए आप। ये क्या होती है, जड़ के द्वारा होता है इसका निर्माण। तने द्वारा किसका होता है, आलू का। तने द्वारा आलू का आता है, आलू का, अदरक का, जब आलू को हम नीचे गाड़ते हैं तो उसका निर्माण होता है। पत्तियों द्वारा, बा- ब्रायोफिलम की पत्तियों को कोर पर कलिकाएं होती हैं, ये देख रहे हैं आप, ये कलिकाएं है ना, ये कलिकाएं, इसके द्वारा इसका निर्माण होता है। ये जाके क्या बनाता है, नया पादप बनाता है। ये जो देख रहे हैं आप, नया पादप, यानी कि नया पुष्प या नया पेड़ कहें, या नया पौधा कहें, वो बनाता है, जो विकसित होकर नया पौधा बनाती हैं, है ना। तो ये तो आप समझ गए कि क्या होता है प्राकृतिक विधियां। ये क्या है, ये है आपका कायिक प्रवर्धन में आता है, ये कायिक प्रवर्धन में, क्योंकि प्राकृतिक विधियों द्वारा होता है। ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। किसी का तने के द्वारा, किसी का जड़ के द्वारा, किसी का फूल पत्तियों के द्वारा होता है निर्माण, नए पौधे का निर्माण होता है या नए जीव का निर्माण होता है, तो वो क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। इतना तो समझ गए आप। अब इसकी देखते हैं कृत्रिम विधियां क्या होती हैं, कायिक प्रवर्धन की ही है ये, क्या है, कृत्रिम विधियां। रोपण, रोपण में क्या होता है, आम, आम का पौधा जो लगाते हैं हम लोग, आम की जो बीज होता है उसको जमीन में गाड़ते हैं, तो बारिश के सीजन में क्या होता है, उगता है। कर्तन, गुलाब, ये कर्तन का एग्जाम्पल है। इसको काट के दूसरे किसी, इसको काट के जमीन में लगा दो, ये होता है कर्तन। और लेयरिंग क्या होती है, चमेली, कर्तन ये। चमेली में क्या होता है कि उसका पेड़ को जो काट के दूसरे की पेड़ शाखा में लगा दें, तो चमेली का उसमें भी फूल उगेगा। ये होता है लेयरिंग। तो ये आपको याद कर लेना। अब देखते हैं क्या, पौधों के बारे में संपूर्ण जानकारी, कैसे जनन होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार से इनका जनन होता है, वो सब सारी सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे पौधे के निर्माण में। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो पुष्प के बारे में सारी चीजें जानेंगे, और आगे जानेंगे मादा जनन और पुरुष जनन के बारे में। गर्भ धारण को कैसे रोकते हैं ये भी जानेंगे।
कितने उपाय हैं और कब गर्भधारण होता है, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो उससे पहले हम लोग फूल की बात कर रहे थे, तो फूल की बात कर लेते हैं। जो फूल का अध्ययन करते हैं उनको क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूल के अध्ययन करने वालों को कहते हैं हम लोग क्या? एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। ठीक है, ये याद कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। एंथोलॉजी, ये आपको याद रखना है। ये इसको कहते हैं फूल के अध्ययन करने वाले को। तो हम लोग पुष्प के बारे में जो अध्ययन करेंगे, तो उसके बारे में जो भी ये नाम नहीं दिए गए यहाँ पे तो उनको जानेंगे। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं वृंद। इसको, ये जो लाइन है, इसको वृंद कहते हैं, है ना बच्चों? इसको हम लोग पकड़ते हैं, या जब किसी लड़की को गुलाब का फूल है तो जाहिर सी बात है, किसी लड़की को, लड़की के लिए ले जाएंगे तो प्रपोज करने के लिए, तो क्या होता है, इसी को, वृंद को पकड़ के हम देते हैं, भैया लो बाबू, आई लव यू। बाबू सोना जादू टोना, इसके बाद करते हैं। ये किसको पकड़ के करते हैं? गुलाब के वृंद को। तो ये आपको याद रखना है। और वैसे भी आपको याद ही रहेगा, क्योंकि गुलाब की बात है, और आप लोग भूल जाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और रही बात जो इसकी, ये जो निचला भाग होता है पुष्प का, ये जो निचला भाग, इसको क्या कहते हैं? पुष्पासन। इसको ऐसे समझो आप। ये जो बना है, हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, ये गोल गोल पुष्प के नीचे, पुष्प के नीचे जो बना है, ये ये चीज, इसको कहते हैं पुष्पासन, जिसपे कि पुष्प का सारा भार होता है। पुष्प जो लगता है वो इसी के ऊपर लगता है। इसको क्या कहते हैं? पुष्पासन। जो बोलते हैं पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, वही है ये क्या? पुष्पासन। जो पूरे पुष्प का भार संभालता है, पूरे पुष्प की देखभाल करता है। ये पुष्प के भाग नहीं थे, लेकिन पुष्पासन और आपने वृंद समझ लिया। अब देखते हैं क्या। पौधे का जनन अंग फूल होता है। क्या होता है? फूल। दूसरा क्या है? फूल का मुख्य कार्य प्रजनन के सहायता से फल का निर्माण करना होता है। तो ये आपने समझ लिया कि फूल का जो मुख्य कार्य होता है, प्रजनन की सहायता से फल का क्या करता है? निर्माण करता है। क्योंकि फूल से ही जो फल बनता है। अब क्या होता है, फूल के चार भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? चार भाग होते हैं। बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयंग। जो पुष्प का मादा भाग होता है, क्या होता है? मादा भाग। मादा भाग उसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग। और ये पुरुष भाग होता है, पुरुष भाग, उसको क्या कहते हैं? परागकोश। ठीक है, परागकोश और तंतु, ये किसमें? पुमंग में आते हैं, और पुरुष के नर भाग में आते हैं। ये जो लाइनें खींची हैं, ये तंतु है। इसके बाद परागकोश, जो ये लाइन खींची हुई है, ये जो लाइन है, ये परागकोश है। तो ये परागकोश में क्या होते हैं बच्चों? परागकोश में पराग कण पाए जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। एक ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो इसको याद कर लेना आप। ये पुरुष भाग में आते हैं परागकोश और तंतु पुंकेसर जो है ये। इसके बाद क्या, स्त्री केसर में क्या आता है? ये वर्तिकाग, वर्तिका, स्त्री केसर, ये आते हैं स्त्री भाग में। वर्तिकाग, वर्तिका, स्त्री केसर, अंडाशय, ये स्त्री केसर में आते हैं, यानी कि मादा में, स्त्री में आते हैं। ठीक है, ये सब मादा वाले भाग हैं। ये वर्तिकाग्र, ये गोला बड़ा सा बना हुआ वर्तिका, की लाइन जो उसी गोले से जुड़ी होती है, उसको वर्तिका बोलते हैं। अंडाशय जो यहाँ पे क्या होता है, गोला बना होता है, यहाँ पे अंडाशय, यहीं पे क्या होता है, अंडे का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों। अब जो होते हैं बाह्यदलपुंज। अब हम लोग सबसे पहले बाह्यदलपुंज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बाह्यदलपुंज। तो ये क्या होता है? बाह्यदलपुंज क्या होता है? ये जो चीज है, ये
पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है ना बच्चों। तो ये बाह्य पुंज होता है। और इसके बाद जब पुष्प पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो जो बाह्य पुंज है ये चीज क्या है, ये जो है बादल पुंज नीचे की ओर झुक जाता है। आप क्या समझेंगे, दलपुंज, दलपुंज क्या होता है, दलपुंज किसको बोलते हैं, ये दलपुंज है पंखुड़ी, ये चीज, ये है ये पूरा क्या है, ये चीज, ये चीज जो है, ये सारी चीजें क्या है, दलपुंज है, ये पंखुड़ी। ये भी ऑप्शनल में आपके आ सकता है। तो इसमें हम लोग इस प्रकार से देखेंगे, ये चीज जो है ये दलपुंज है, ये दलपुंज है, ये ये सारी की सारी चीजें क्या है, दलपुंज है। और जो दलपुंज होता है वही कलर बताता है कि हाँ ये भाई कौन सा कलर है, कौन सा कलर होना चाहिए। वो दलपुंज ये डिसाइड करता है कि ये सफेद है, गुलाबी हो या कोई भी कलर हो, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब पुमंग, पुमंग तो आपने जान लिया कि पुमंग क्या होता है। ये जो सारे की नर परागकोश तंतु है, पुंकेसर ये क्या है, पुमंग है। और जयांग ये मादा भाग होते हैं। ये पुष्प के बारे में आप लोग सब समझ में होंगे। अब ये हम लोग एक्स्ट्रा चीज पढ़ लेते हैं, लैंगिक प्रजनन। उसमें भी होता है, लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्म के मिलने से होता है। कैसे होता, नर और मादा की युग्म से मिलने से होता है। नर व मादा युग्म के मिलने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, नर व मादा के युग्मन के मिलने को क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या बताएंगे, निषेचन कहते हैं। फूल के प्रकार, फूल कितने प्रकार के होते हैं, तो फूल के प्रकार कितने होते हैं, एक दो। उभयलिंगी पुष्प, उसमें क्या होता है बच्चों कि स्त्री केसर व पुंकेसर, क्या होता है, स्त्री केसर व पुंकेसर। जैसे कि इसमें ये पुंकेसर है और ये स्त्री केसर एक ही साथ है, एक ही फूल में है ना। तो इसके इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उभयलिंगी पुष्प। और एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर में कोई कोई एक ही जननांग उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए क्या होता है, पपीता, तरबूज, इसमें क्या होता है, एक ही जननांग उपस्थित होता है, चाहे वो स्त्री केसर हो या पुंकेसर हो, यानी कि मादा हो या नर हो। और इसमें उभयलिंगी में उदाहरण क्या होता है, सरसों, गुड़हल, गुड़हल का फूल और सरसों जो होते हैं वो एक साथ होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। अब हम लोग देखते हैं बाह्यदलपुंज। बाह्यदलपुंज का पुष्प जब कली अवस्था में रहता है तब इसे बाहर से कवर करके रखता है। वही बाह्यदलपुंज है जो अभी हम आपको बता के गए यहाँ पे, ये चीज, ये जो है ये बाह्यदलपुंज है। ये जब पुष्प होता है कली अवस्था में, यानी नहीं बोलते कि कली खिल रही है अब, तो उसी को ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद क्या होता है, दलपुंज। यह फूल की पत्तियां होती हैं एवं इनका रंग अलग अलग होता है। यह भंवरों को आकर्षित करता है। इनमें खिलने वाले फूल रंग बिरंगे होते हैं और उनमें सुगंध कम होती है। जो कि बहुत कलर रंग बिरंगे फूल होते हैं जो, उनमें सुगंध कम होती है, दिन को खिलते हैं, है ना। और रात में जो खिलने वाले फूल होते हैं वो सफेद होते हैं और उनमें सुगंध ज्यादा होती है। जैसे कि रात रानी फूल होता है जो रात को खिलता है तो बहुत ज्यादा सुगंध आती है, कभी आपने देखा हो, महक आपको लगी हो। तो वो जो फूल होता है वो रात को जब खिलता है तो उसमें बहुत ज्यादा महक होती है। और वो क्या होते हैं, सफेद ही कलर के होते हैं, और कोई कलर नहीं मिलेगा जो रात को खिलते हैं, और सुगंध बहुत ज्यादा होती है। और जो दिन में खुलते हैं बहुत कलर के होते हैं, आपने देखा होगा, गुड़हल का हो गया, कनैल का हो गया, गुलाब हो गया, गुलाबी कलर वाला। ये सब क्या होते हैं, दिन को खुलते हैं, दिन को खिलते हैं, तो इनमें क्या होता है, सुगंध बहुत कम होती है। अब पुमंग, ये नर भाग है पुंकेसर परागकोश, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ के आए हैं। यहाँ पे ये पुंकेसर है ना, परागकोश तंतु, तंतु हो गया परागकोश, ये है नर के, पुंकेसर नर के भाग होते हैं, पुंकेसर परागकोश। और जयांग, जयांग में क्या आता है, यह मादा, माता नहीं है बच्चों, यहाँ पे मादा है।
यह मादा भाग होता है, इसे स्त्री केसर वर्तिकाग्र भी कहते हैं, जो कि हम लोग अभी पीछे जस्ट फोटो में या देख के आए हैं, पढ़ के आए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। तो बच्चों मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको इस तरीके से कोई नहीं, मतलब आपने पढ़ा नहीं होगा, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, तो उस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बीज की जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र या स्वपरागण या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। कैसे होते हैं, जैसे कि ये है फूल, ये यहाँ पे क्या हुआ, ये मधुमक्खी बैठी या कोई कोई भी कीड़ा बैठा, मक्खी बैठी, तो क्या होगी, यहाँ से उड़ेगी तो उसमें क्या होगा, परागकण वो चिपक जाएंगे और जाके यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो जैसे हम किसी ने हाथी मार दिया, चलते फिरते पेड़ पौधों में हाथ मारते थे, तो उससे क्या होता है, जो वर्तिकाग्र परागकण एक दूसरे पर स्थानांतरित हो जाते हैं। परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है, जो कि हम लोग अभी देख के आए थे पीछे। ये ये वर्तिका है, ये क्या है, वर्तिका है ये चीज। ये क्या है, यहाँ से निकल रही है, अंडाशय से जाके कहाँ जा रही है, वर्तिकाग्र को मिला रही है ना बच्चों। इसके बाद क्या होता है, अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। अंडाशय जो होता है, अंडाशय के अंदर क्या होता है, नर व मादा की युग्मक का निषेचन होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये जो अंडाशय यहाँ पे क्या होता है, नर व मादा के निषेचन होता है, जिससे कि अंडाशय से युग्मनज का निर्माण होता है। अब क्या है, युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। जो युग्मनज होते हैं उसमें भी विभाजित होते हैं, जैसे कि आद मतलब कि फीमेल की जो अंडाणु होते हैं उसमें भी विभाजन होता है, उसी प्रकार से इसमें भी विभाजन होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है तथा अंडाशय जो होता है वो क्या होता है, फल में बदल जाता है। तो अंडाशय ये होता है, ये क्या होता है, फल में बदल जाता है। तथा फूल के अन्य भाग जो हैं झड़ जाते हैं, वो फूल के जो अन्य भाग होते हैं वो झड़ के नीचे गिर जाते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो परागण दो प्रकार के होते हैं, कौन से, स्वपरागण। स्वपरागण में क्या होता है, एक ही पेड़ से परागण की क्रिया होती है, जैसे कि ये है। पर परागण क्या होता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में परागण की क्रिया होती है, ये पर परागण का उदाहरण है। इधर से इधर को जा रही है, इधर को इधर से, ये पर परागण की क्या है, क्रिया हो रही है। एक फूल से दूसरे फूल में जो होती है वो पर परागण की क्रिया होती है, यानी कि जो किसी के जान जंतु द्वारा, जानवर द्वारा या इंसान द्वारा या मधुमक्खी द्वारा किसी भी प्रकार से जब ये क्रिया होती है तो उसको क्या कहते हैं, पर परागण की क्रिया कहते हैं। परागकोश से क्या होता है, जो परागण की क्रिया होती है, परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वही होती है परागण की क्रिया। स्वपरागण में क्या होता है, ये जो परागकोश होता है, परागकोश यहाँ से जो बीज निकल परागकण निकल कर और यहाँ पे वर्तिकाग्र में पहुंच जाता है, कैसे, इस प्रकार से, तो ये होती है स्वपरागण की क्रिया, है ना। अब पर परागण जो होता है वो अभी हमने बताया था कि जीव जंतु या मनुष्य द्वारा होता है, जो कि हाथ वाथ लगाने से या हवा चलने से भी होता है, कि
हवा चली, जो परागकण होती है इधर से उड़ के इधर निकल गए, इधर निकल गए, तो क्या होता है, पर परागण होता है। ये मतलब दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अगर इनको हवा भी ना मिले, कोई टच भी ना करे, तो ये फूल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनमें क्रिया होगी नहीं। इतना आपको क्लियर हो गया। आप देखते हैं निषेचन। निषेचन क्या होता है? परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र से अंडाशय में पहुंचने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या होता है? परागकण है वो कहाँ से निकलता है? परागकोश से। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये क्या है? पुष्प का निकाला हुआ भाग है। इसका ये जो बीच का ये पार्ट है, इसको निकाल के रखा गया है, तो इसको हम लोग उसी प्रकार से बना देंगे। कैसे बनाएंगे? तो ये बना दिए हम लोगों ने क्या? तंतु। ये परागकोश हो गए। इसी प्रकार से इधर भी हो गए तंतु परागकोश, ये गोले हैं जो परागकोश हो गए। अब क्या होता है? परागकण जो होता है, यहाँ पे होता है परागकण, यहाँ पे होता है परागकण। ये क्या हुआ? परागकोश के द्वारा यहाँ से होते हुए फिर कहाँ जाता है? फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर अंडाशय, अंडाशय से जाने के बाद क्या होता है? परागकण पे जाता है। तो परागकण है कहाँ पहुंचता है? वर्तिकाग्र में। तो क्या होता है कि जो परागकण होता है वो यहाँ से निकल के कहाँ आता है? वर्तिकाग्र तक। वर्तिकाग्र से होते हुए जब इस नली के द्वारा अंडाशय तक आता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। है ना? इस प्रकार से होता है। परागकण यहाँ से निकला, वर्तिकाग्र में गया, वर्तिकाग्र से ये नली के द्वारा होते हुए, पराग नली के द्वारा होते हुए कहाँ जाता है? अंडाशय में। जो परागण क्या होता है? परागण जो होता है वो कहाँ होता है? वर्तिकाग्र में होता है, यहाँ पे होता है। निषेचन अंडाशय की होता है, तथा भ्रूण या भ्रूणकोश बनता है। जब अंडाशय से परागकण यहाँ आएगा, तो एक अंडा मिलेगा यहाँ पे, वही एक मिलेगा जिससे किसका निर्माण होता है? भ्रूण कोश का निर्माण होता है, यानी कि भ्रूण बनता है। और क्या होता है? पुष्प में सिर्फ 3 ही अंडे होते हैं। तो आई होप आपने यहाँ तक समझ लिया होगा, और अच्छे से आपको समझ में आ गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं पहले। एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमने लिखा है वो देखेंगे। ये किसमें है? मानव जनन में है। तो मानव जनन करती है उसमें है। मानव जनन, मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू होता है। ध्यान रखना बच्चों। लैंगिक परिपक्वता क्या होती है? जब वह जीवन काल होता है जब जो नर होता है उसमें शुक्राणु का निर्माण तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू होता है। तो शोरावस्था की इस अवधि को यौवनारंभ कहते हैं। यौवनारंभ के परिवर्तन क्या होते हैं? किशोरों में एक समान होते हैं, लड़का लड़की वो दोनों में क्या होते हैं? एक समान होते हैं। एक समान क्या होते हैं? कांक। समझ रहे हो ना? कांक, जो 2 नंबर जाते हैं। वह जननांग के पास गहरे बालों का उगना, यानी कि वजाइना और पेनिस, इसको लिंग और क्या बोलते हैं? योनि के पास जो गहरे बाल होते हैं, यानी कि मोटे अच्छे खासे बाल जो उगते हैं दाढ़ी की तरह, वो होते हैं, बाल उगते हैं। तथा त्वचा तैलीय होना तथा मुहासे की निकलना, जो बोलते हैं ना कि बहुत मुहासे निकल रहे या कील वगैरह निकलते हैं, तो इसी कारण से होते हैं। अब देखते हैं कि सिर्फ लड़कियों में क्या परिवर्तन होते हैं। लड़कियों में क्या परिवर्तन होते हैं? स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है, रजोधर्म होने लगता है। क्या होता है? स्तन के आकार में जो ब्रेस्ट होते हैं उनका साइज क्या होता है? बढ़ने लगता है। रजोधर्म जिसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो हमने इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, लिंक मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लड़कों में क्या परिवर्तन होते हैं। चेहरे पर दाढ़ी आती है, दाढ़ी मूछ निकलने लगता है, ये तो लड़कों का पता ही है। आवाज का पढ़ना, आवाज क्या होती है? मोटी होने लगती है। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है, यानी कि अब हम परिपक्व हो रहे हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट थे आपके। अब ये रहे, क्या है? नर का जननांग है। तो बच्चों हम लोग एक साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे वृषण।
ये क्या होता है, वृषण जो होता है एक इसको बोलते हैं, जो दो टांगों के मध्य लटके हुए भाग को क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। अब वृषण कोश क्या होता है, ये जो लिखा, जो जो थैली होती है ना हम लोग, जो खाल की होती है उसको कहते हैं वृषण कोण, जो कि वृषण को क्या होती है, प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा देती है। अब ये बोलेंगे कि ये दो टांगों के बीच में होता है, कहीं और क्यों नहीं होता है? तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उस तापमान में क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं, तो उसमें शुक्राणु जो होते हैं उनका निर्माण नहीं होगा, वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि उनके अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये टांगों के बीच में लटके होते हैं। तो हम लोग उन वृषण के बारे में पढ़ लिया। अब जो स्पर्म का निर्माण होता है कहाँ होता है, वृषण में होता है, वृषण में होता है। इसके बाद क्या होता है, अब ये जाता कैसे है, स्पर्म जो होता है ये शुक्रवाहिनी नली से जो जाता है, कहाँ पे जाता है, पेनिस में, यानी कि शिश्न में या लिंग में। अब लड़कों को क्या सोच रही थी, किसी दिन 4-6 अंडे खा लिए तो बोले चलो भैया निकाल के आते हैं गर्मी, ऊर्जा निकाल के आते हैं, या हाथ महसूस कर लिया। तो क्या होता है, उसी आज मीट खाया, चलो भैया निकाल के आते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये जो नली होती है, शुक्रवाहिनी नली, वो भी मूत्र मार्ग से मिली होती है, और जो मूत्र मार्ग होता है वो भी एक नली से मिला होता है। और इसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं, ये जो ग्रंथि बनी हुई है, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये क्या काम करती है, इसका कार्य क्या होता है। ये इसका काम होता है कि भैया, हाँ, जब आप हस्तमैथुन या सेक्स करने जा रहे हैं तो वो क्या करेगी, मूत्र को वहीं पे रोक देगी, और क्या करेगी कि जो स्पर्म होते हैं उनको बाहर निकालेगी, भैया आओ तुम बाहर निकलो। इसके बाद जब हम लोग आप लोग टॉयलेट करने जाते हैं तो क्या होता है, ये काम करेगी, और क्या करेगी भैया, जो स्पर्म होते हैं उनको रोक देगी। स्पर्म नहीं, सीमन बोलेंगे यहाँ पे। तो स्पर्म और सीमन में भी फर्क होता है, उसको भी हम अभी बताएंगे। तो स्पर्म में क्या होता है, वो उसको वहीं पे सीमन को रोक देगी, भैया मुझसे कहेगी भैया तुम निकलो, तुम्हारे लिए अभी तुम्हारा रास्ता खुला है, तुम जाओ। इसके बाद जब आप लोग को एक बीमारी बहुत ज्यादा होती है, क्या होती है, नाइट फेल की। ये रात में निकल जाता है सोते सोते। तो उससे क्या होता है कि जब ज्यादा हस्तमैथुन करोगे, ज्यादा हिलाओगे, तो क्या होता है, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये काम करना बंद कर देती है, कमजोर पड़ जाती है, तो काम नहीं कर पाती है। तो भैया जा रहे हैं मूतने, मूत के साथ में निकल आया क्या, स्पम भी निकल रहा है। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण होता है। तो इससे कह रहा हूँ कि भैया ज्यादा ना हिलाया करो, जिससे कि ये ग्रंथि अच्छी बनी रहे, है ना। और क्या होता है कि एक बार में स्पम कितना निकलेगा, 7 ml इतना निकलना चाहिए। और स्पम से ही जो होता है, क्या होता है, बच्चा पैदा होता है। हाँ, तो अभी मैंने बोला था स्पम और सीमन में क्या फर्क होता है। स्पम जो होता है उसको एक शुक्राणु को बोलते हैं, एक जो शुक्राणु होता है इस प्रकार से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पम बोलते हैं। और बहुत सारी जो इस होते हैं शुक्राणु, उसको हम लोग सीमन बोलते हैं। सीमन में एक लिक्विड होता है, वो क्या करता है, जो स्पम होते हैं जब वजाइना के अंदर जाते हैं, वजाइना के यहाँ से अंदर एंट्री करते हैं, तो क्या होता है, वो जो लिक्विड होता है उनको तैरने में, जैसी पूंछ बनी होती ना, ऐसे तैर के जाते हैं सांप की तरह, तो उनको तैरने में और आगे की ओर झेलती है, जो लिक्विड होता है वो सीमन में होता है। तो वो आगे की ओर स्पम को झेलता है, उनको गमन करने में सहायता प्रदान करता है। तो आई होप आपने ये सब समझ लिया होगा। और ये मूत्राशय होता है, इसमें क्या होता है, जो टॉयलेट होता है वो इकट्ठे होता रहता है, एक साथ बाहर निकलता है। ये नहीं कि भैया जाते रहो, टपकता रहे बारिश की तरह, है ना। तो ये नहीं होता। अब हम लोग फीमेल देख लेते हैं, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में क्या होता है, अब मादा जनन की बात करते हैं, मादा जनन तंत्र में क्या होता है, मादा जनन तंत्र में होता है कि ये जो योनि है, ये क्या है, सिर्फ रास्ता है किसके लिए, मूत्र को बाहर निकालने के लिए, और जो स्पर्म होता है उसको अंदर ले जाने के लिए, सिर्फ रास्ता और कुछ नहीं है ये।
अब क्या होता है, अंडाशय स्त्री में जो क्या होते हैं, दो अंडाशय होते हैं। कितने होते हैं? दो। तो उसमें क्या होता है, दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि इसके ऊपर एक मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां से जाके आप लोग देख लीजिएगा, और यहाँ पे भी मैं समझा दे रहा हूँ आपको। तो दो अंडाशय जो होते हैं वो क्या करते हैं, अंडाणु का निर्माण करते हैं। जो अंडाशय होते हैं तो एक साथ दोनों का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है, अगर इसमें एक पहले महीने या जनवरी में इसमें हुआ तो फरवरी में इसमें होगा, इसके बाद फिर मार्च में इसमें होगा, फिर अप्रैल में इसमें। इस प्रकार से ड्यूलाई में होता रहता है। जब ये बनेगा तो ये क्या होगा, इसके द्वारा बाहर निकलेगा, किसके रूप में, पीरियड के रूप में। जब ये निकलेगा तब यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है। तो ऐसा होता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ से जब स्पर्म अंदर जाता है तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इसके बाद इधर आएगा, किसके द्वारा आएगा, अंडवाहिनी के द्वारा। अंडवाहिनी के द्वारा आएगा। इसके बाद यहाँ पे जाके अंडाणु से क्या करेगा, मिलेगा। यहाँ पे इसको भी यहाँ पे आया, यहाँ तक आता है क्या, स्पर्म। और अंडाणु जो होता है यहाँ से निकल के यहाँ आता है। यहीं पे फ्लोपियन ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं या गर्भाशय नली बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यहीं पे निषेचन होता है, यहीं पे जाके स्पर्म और अंडाणु जो होता है वो मिलता है, यहीं पे मिलता है। अंडाणु यहाँ से जाएगा, स्पर्म यहाँ से होते हुए आएगा, यहाँ पे जब मिलेगा यहीं पे निषेचन होता है। तो इसमें एक आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मादा जनन तंत्र में निषेचन कहाँ होता है, तो आप बोल दीजिएगा फ्लोपियन ट्यूब या गर्भाशय नली में निषेचन होता है। और इसकी जो पूंछ होती है इसमें क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है यहाँ पे, इसकी वजह से ये आगे भागता रहता है। और ये गर्भाशय है। इसके बाद जब निषेचन होगा तो अंडाणु यहाँ पे आएगा। ये एक बार से चार भागों में, आठ, 16, 32 भागों में से बढ़ते रहे तो फिर यहाँ जाके एक भ्रूण बनेगा। और जब यहाँ पे मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। और इसके बाद जब उसका निर्माण होगा, और कोई एक ही स्पर्म यहाँ तक पहुंच पाता है। इसके बाद यहाँ पे गर्भाशय में आएगा। तो गर्भाशय में क्या होता है, 9 महीने तक, जब तक वो पेट में रहता है बच्चा, शिशु। तो तो उसको शिशु नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भ्रूण ही बोलेंगे, जब तक वो गर्भाशय में है। यहाँ पे उसका लालन पालन होता है, बढ़िया सुरक्षा रहती है, सब चीज़ मिलती है। और जो उसको प्रोटीन वगैरह होती, वो कैसे मिलती वो भी समझाएंगे इसमें, या तो फिर अगले वीडियो में। तो इसलिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी जानकारी नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए। तो यहाँ से जब वो 9 महीने के बाद बाहर निकलता है तब क्या होता है, तब उसको बोलेंगे शिशु। एक चीज़ और आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी कब होती है और कब नहीं होती और कैसे रोकी जा सकती है, वो भी मैं बताऊंगा। इसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, मैंने आप ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो वो जाके देख लीजिएगा, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो क्या होता है कि जैसे इसका इसका काम क्या है, ये महीने में इसका निर्माण हुआ, तो निर्माण होता है तो 1 से 7 तारीख के बीच में। तो क्या होता है, यहाँ पे प्रेगनेंसी होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। इसके बाद 8 से 15, तब क्या होते हैं, और 8 से 15, 16 से 23, और 24 से 31, इसमें भी ना के बराबर होता है। ये जो 2 तारीख है इसमें बहुत ही खतरनाक होता है। सॉरी, यहाँ से 16 से 23 है, 23। इसमें क्या होता है, एकदम जो अंडा से होता है, अंडाणु जो होता है एकदम मेच्योर होता है। इसमें आपने अगर सेक्स किया तो भैया सीधे लड़की प्रेग्नेंट है, या लेडीज जो है सीधे प्रेग्नेंट है। अगर स्पर्म चला गया, आपने कॉन्डोम नहीं पहना या सुरक्षा कवच नहीं लगाया, तो अगर दो बीस बीच में कर लिया तो भैया सीधे समझो कि लड़की प्रेग्नेंट है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चा लोग, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। वृषण, वृषण क्या होता है, वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में होता है, जो कि आपको यहाँ पे बता रखा है। वृषण कोश का तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है। ये बताया ना, ये इसलिए बाहर लटके होते हैं कि इनका जो टेम्परेचर होता है कम होता है, और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि उसमें स्पर्म का निर्माण नहीं हो सकता है। इसके बाद क्या होता है,
वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। ये जो हमने आपको ग्रंथि बताई थी वो क्या होती है, हार्मोन उत्पन्न करती है। हार्मोन उत्पन्न करती है। इसके बाद क्या होता है, टेस्टोरेटोन कार्य शुक्राणु उत्पादन पर नियंत्रण, लड़कों में यौवन अवस्था में परिवर्तन। ये जो आपको बताइए यहाँ पे, ये क्या होती है, हार्मोन के जो, ये तो सॉरी हार्मोन को छोड़ती है। और जो ग्रंथि होती है टेस्टोस्टेरोन, ये क्या होती है, शुक्राणु उत्पादन पर नियंत्रण लगाती है भैया। हाँ ये हो गई भैया, टंकी फुल होगी, अब उत्पादन कम कर दो, बंद कर दो। ठीक है। अब ये नहीं कि भैया अगर ये चीज होगी नहीं तो क्या होगा कि शुक्राणु बनते रहेंगे या नहीं भी बनेंगे, ऐसा भी होता है। अब शुक्रवाहिनी का काम क्या होता है, ये शुक्राणुओं को वृषण से शिश्न तक ले जाती है। शुक्रवाहिनी होती है, क्या होती है, शुक्रवाहिनी जो होती है, ये है शुक्रवाहिनी। ये क्या करती, ये क्या करती, यहाँ से वृषण से ये शुक्राणुओं को यहाँ तक ले जाती है, यहाँ तक, यहाँ से पर ये बाहर निकल, कितने निकलते, 7 ml होनी चाहिए इनकी मात्रा। इसके बाद मूत्र मार्ग, यह मूत्र और वीर्य दोनों को बाहर निकालने का कार्य करता है। बाहरी आवरण के शायद इसे शिश्न कहते हैं, जो बाहर लटका हुआ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केला, जिसका लड़कों ने नाम खराब कर रखा है, केले का फल का भी नाम कर, उसको क्या बोलते हैं, लिंग को शिश्न भी कहते हैं। ठीक है। अब संबंधित ग्रंथियां क्या होती हैं, शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोटेस्ट ग्रंथि अपने रिसाव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। जो अभी आपको हमने बताई है प्रोटेस्ट ग्रंथि, इसमें तो नहीं होती, इसमें होती है। ये ये करती है, कंट्रोल रखती है भाई, किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना है ना, तो उस पर कंट्रोल रखती है। इससे होता क्या है, शुक्राणु तलन माध्यम में आ जाते हैं। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, यानी कि बढ़िया परिपक्व होते हैं। उसके स्थानांतरण में सहायक करता है। जो लिक्विड होता है, जो हमने बताया था ना सीमन में, सीमन वही करता है, इनको क्या करता है, स्थानांतरण, यानी कि चलने में, लहरने में, नागिन की तरह इस तरीके से, इस तरीके से लहरने में उनको सहायता प्रदान करता है। उनके स्थानांतरण में सहायता, शुक्राणु तथा ग्रंथियों का रिसाव मिलकर वीर्य बनता है। जो ग्रंथियां होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सीमन बोलते हैं। और शुक्राणु और जब ग्रंथियां जो है मिलती हैं सीमन, उसी को वीर्य कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा ये एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है, माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण भ्रूण को प्रदान करना। जो हमने बोला था, जो क्या कहते हैं, नली जुड़ी होती है, वो यही काम करती है। जो पोषण वगैरह होते हैं वो भ्रूण तक पहुंचाना होता है। ये जो देख रहे हैं आप, नीली और लाल, यही नली होती है जो कि क्या करती है, ये है प्लेसेंटा, ये चीज। यहीं से क्या होता है, जो माँ होती है, जो भी खाती है पोषण तत्व, वो यहाँ से निकल के यहाँ ये अपने एकत्र करता है। इसके बाद ये नलियों के द्वारा और इसके नासिका यानी कि नाभि में पहुंचाता है। यहाँ से भ्रूण को क्या मिलता है, पोषण मिलता है, पोषण मिलता है। और दूसरा को तो भ्रूण द्वारा उपस्थित उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों को निपटाना होता है। निपटा देता मतलब खत्म कर देता है। प्लेसेंटा जो होता है, जो भाई जो भ्रूण है वो खाएगा पिएगा तो टॉयलेट भी करेगा, पोटी भी करेगा, तो वो क्या करता है, उसको खत्म कर देती है। अन्न के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि 9 महीने होती है, ये सभी को पता है। जब शिशु गर्भ में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, भ्रूण ही कहते हैं। एक चीज और, जब अंड का निषेचन नहीं होता तब क्या होता है बच्चों, जब अंड का निषेचन नहीं होता तब क्या होता है, वो पीरियड के थ्रू क्या होता है, वजाइना, पीरियड में वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। जैसे कि ये एक अंड है, यहाँ पे ये अंड है, सही से समझ लो, यहाँ पे ये अंड है, ये अंड है। इसका निषेचन नहीं हुआ तो ये क्या होता है, धीमे धीमे टूटता रहेगा, टूटेगा टूटेगा, फिर धीमे धीमे यहाँ से पीरियड के थ्रू बाहर निकल जाएगा, जिसको बोलते हैं पीरियड, रजोधर्म, मासिक धर्म, ये होते हैं ना, ये वही होते हैं।
जब अंडे का निषेचन नहीं होता तभी होता है। इसके बाद क्या है ये, 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय में से अंड का उत्पन्न बंद हो जाता है। जो अंडाशय होता है उसका बनना, अंडाशय में जो होता है 40 से 50 की साल की उम्र में अंडाशय में अंडे का बनना बंद हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं रजो। और इसके जब ये अंडा नहीं बनेगा तो क्या होगा, रजोधर्म यानी कि पीरियड नहीं होंगे, जिसको क्या कहते हैं रजनोवृत्ति, यानी कि इस कार्य से इसको मिल गई। अब गर्भ निरोध क्या होता है? गर्भ निरोध गर्भ धारण को रोकना, गर्भरोधन कहलाता है। इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। इसके प्रकार कितने होते हैं, यांत्रिक अवरोध, रासायनिक अवरोध, नलबंदी, नसबंदी, ये सारी की सारी विधियां जो है मैंने बता रखी हैं उस वीडियो में, तो जाके देख लीजिएगा। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। तो आ गया तो वीडियो को लाइक भी कर दो यार, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी प्रकार से और अच्छे से पढ़ने के लिए। तब तक के लिए भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।